Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक, और आज की क्लास में हम लोग अपना डिस्कशन आगे के क्वेश्चंस को लेकर करेंगे। मींस क्वेश्चन नंबर 26 से हम आज अपना डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। करना क्या है आप सब लोगों को, करना आपको ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको लेकर एकदम रेडी हो जाना है, और मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उसको भी आपको साथ साथ में देखते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 26 जो है आज की क्लास का वो है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज़ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस मीन Na+ आयंस पर kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयंस इन द लेक। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कोई लेक वाटर यानी किसी झील का पानी का एक आपके पास सैंपल है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। बात आ गई समझ में। आगे आपसे कह रहा है कि इस झील के 1 किलोग्राम वाटर में, मतलब अगर मैं 1 किलो पानी ले लूँ इस झील का, तो उसमें सोडियम के 92 ग्राम आयंस प्रेजेंट हैं। तो आप सोडियम आयन की मोलैलिटी क्या है इस लेक में, ये कैलकुलेट करके बताइए। अब ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा ही है। देखिए मोलैलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है, 26 नंबर क्वेश्चन है, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का मास किसका, सॉल्वेंट का, जो कि हमें किस में गिवन हो, किलोग्राम में, यही हमें चाहिए होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको सॉल्वेंट का मास तो एकदम एज इट इज गिवन ही है। आपसे कह रहे हैं 1 kg वाटर के अंदर जो भी सोडियम के आयंस हैं वो कितने हैं, 92 ग्राम के बराबर। तो ये 1 kg आपको क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास, ये 92 ग्राम आपको यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये सोडियम आयंस का वेट आपको दिया हुआ है। सोडियम है, इसका मोलर मास आपको मालूम ही होता है कितना, एटॉमिक वेट 23, तो आपको इसके मोल्स मिल जाएंगे। अब मोल मिल गए, मोलर मास मिल गया, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना तो फिर कौन सी बड़ी बात है। बात आ गई ना समझ में। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, if the solubility product of CuS means copper sulfide is 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS aqueous solution। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इसलिए क्योंकि ये रिलेट करता है क्लास 11 से, जहाँ पर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अगर कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने पढ़ा था क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कितना है, 6 × 10 to the power minus 16 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि CuS सॉल्यूशन जो है उसकी मैक्सिमम मोलैरिटी कैलकुलेट करिए कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें CuS यानी कॉपर सल्फाइड का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा। बात आ गई आपको समझ में। देखिए ये क्वेश्चन ना एकदम सिंपल सा है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट याद हो तो हमसे कह रहा है CuS के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। CuS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये देखें कि ये किन आयंस में ब्रेक होता है। तो CuS ब्रेक होगा Cu+2 में, मतलब इसका कंसंट्रेशन, और प्लस हमें किसका कंसंट्रेशन इंक्लूड करना होगा यहाँ पे, मतलब प्लस नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं किस आयन में ब्रेक होगा। तो Cu+2 में और S-2 में। बात आई समझ में। जब मैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखूंगा तो ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 × 10 to the power minus 16 के बराबर, और यही किसके बराबर होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयंस इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ S-2 आयंस। बात आ गई आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। अब देखिए यहाँ से, अगर मैं अपनी तरफ से ये मान लूँ कि Cu+2 की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर S है, तो ऑब्वियस सी बात है S-2 की सॉल्युबिलिटी भी कितनी होगी, S ही होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फाइनल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया वो किसके बराबर है, S² के बराबर है। आपको बात आ गई ना समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये जो S होगा ना, जो सॉल्युबिलिटी है Cu+2 आयन की,
यही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा CuS का, किसमें, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 6 × 10⁻⁻16 के बराबर। बात आ गई ना आपको समझ में, क्योंकि ये है क्या कि सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व हो गया है हमारा CuS, क्योंकि ये तो तभी बढ़ेगा ना जब CuS यहाँ से मेरा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपको फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये S² ये किसके बराबर है, 6 × 10⁻16 के, मीन्स S² इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁻16। S इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 6 × 10⁻⁻16। तो S इज इक्वल्स टू, ये रूट 6 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻16, बाहर आके हमें कितना दे देगा 8। हमसे कंसंट्रेशन पूछा था, मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर, ये हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। बात आ गई समझ में, कोई डाउट आपको एकदम इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है एकदम सिंपल, लेकिन तब सिंपल है अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मालूम हो, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है। अगर 11th क्लास का आपने जो भी काम है, मतलब अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर का, वो प्रॉपर नहीं किया होगा। तो समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट यहीं पे ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको गिवन है C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एस्पिरिन को डिसॉल्व किया जाता है एसिटोनाइट्राइल में, तो आप मास परसेंट कैलकुलेट करिए एस्पिरिन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे क्योंकि ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज भाई मास हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हमें चाहिए क्या क्या, सॉल्यूट का मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। आपसे कह रहा है एस्पिरिन को डिसॉल्व किया जा रहा है, मतलब सॉल्यूट कौन है हमारे लिए, एस्पिरिन, और हमारा सॉल्वेंट कौन है, एसिटोनाइट्राइल। दोनों का ही वेट आपको गिवन है, तो आप जो है ऐड करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वेट, फिर उसके बाद सॉल्यूट का वेट रख के सिंपल सीधे फॉर्मूले से परसेंटेज बाई मास आपको कैलकुलेट कर लेंगे, मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहा है नेलॉर्फिन यानी C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन, ये मॉर्फिन का ही एक डेरिवेटिव होता है, इज यूज टू कॉम्बैट विड्रॉ सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। ठीक है, जो कि नार्कोटिक यूजर्स को दिया जाता है विड्रॉ सिम्टम्स के साथ में फाइट करने के लिए। नार्कोटिक यूजर्स मतलब जो लोग नींद की दवाइयाँ वगैरह या रिलैक्सेशन पिल्स यूज़ करते हैं, उनकी बात कर रहा है। आगे आपसे कह रहा है डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 mg। इसका जो डोज दिया जाता है वो कितना होता है, लगभग 1.5 mg के आसपास। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 × 10⁻³ मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो आप नेलॉर्फिन के उस सॉल्यूशन का मतलब मास कैलकुलेट करिए नेलॉर्फिन का उस सॉल्यूशन में जिसकी मोलैलिटी है 1.5 × 10⁻³ के बराबर, और ये ऊपर दिए गए डोज को कंपाइल करती हो। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है, सिंपल इसलिए आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको नेलॉर्फिन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नेलॉर्फिन का जो डोज जनरली हम देते हैं पेशेंट को वो कितना होता है, 1.5 mg के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है ना कि ये डोज बनाने के लिए जो सॉल्यूशन की मुझे ज़रूरत पड़ती है उसकी मोलैलिटी कितनी होती है, 1.5 × 10⁻³ मोलैलिटी। बात आ गई समझ में। तो आप ये बताइए कि ये सॉल्यूशन है जिसमें नेलॉर्फिन का डोज इतना है, उसकी मोलैलिटी ये है, तो इस डोज को बनाने के लिए मुझे कितना सॉल्यूशन लग जाएगा, मतलब आपसे सॉल्यूशन का मास पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात। अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए आपको कैसे मिल जाएगा, मोलैलिटी आपको गिवन है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ
सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है यहाँ हमारा? नेलोरफिन, जिसका वेट आपको गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे? मोलर मास। दोनों से आपको मिल जाएगा मोल, नेलोरफिन के आपको मोल मिल जाएंगे। अब मोल मिल गया, सॉल्वेंट का वेट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि मोलैलिटी दी हुई है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलैलिटी। यहाँ से आपको देखिए क्या मिल जाएगा? जो भी सॉल्यूट है उसका वेट, लेकिन आपको चाहिए कि इसका सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो बस इस वाला ये जो वेट ऑफ एस यानी सॉल्वेंट आया है ना, इसमें आप ऐड कर दीजिए ये मास नेलोरफिन का जो सॉल्यूट है, क्योंकि अब जाहिर बात भाई सॉल्वेंट इतना है, सॉल्यूट इतना है, तभी तो जाके ये सॉल्यूशन बना है ना। तो इसको ऐड जब आप कर देंगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही ना बात? हिंट्स मैंने पूरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है? आई थिंक 28 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। 29 एक्चुअली 29 नंबर क्वेश्चन, ये मैं डन यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। रेदर अगर कोई प्रॉब्लम आपको बचेगा तो नीचे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसकी हेल्प ले लीजिएगा। और तब भी अगर आप ना सॉल्व कर पाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो हेल्प होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका आगे फॉर्मूला आपको गिवन है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलैलिटी सॉल्यूशन इन मेथनॉल। ये क्वेश्चन एकदम जो है ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, जो ये 29 नंबर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। देखिए क्यों ऊपर जैसा है, आपसे बोल रहा है कि आप बेंजोइक एसिड का अमाउंट कैलकुलेट करिए। 250 ml सॉल्यूशन हमें बनाना है जिसकी मोलैरिटी क्या हो? सॉरी मोलैरिटी 0.15। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आ गई बात? आपको यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना टारगेट है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी गिवन है, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम भी दिया है कि 250 ml हमें बनाना है, तो इन दोनों से हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे? सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो वेट निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नंबर ऑफ मोल्स में हम जो भी सॉल्यूट बेंजोइक एसिड है हमारा सॉल्यूट, उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा क्या? वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। बात आ गई ना समझ में? तो एकदम सिंपल ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल आप लोग इसे खुद से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डन अप्लाई कर दे रहा हूँ। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, वाह बड़े देर के बाद जाके एक अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 31 है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above, explain briefly। बढ़िया गजब का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 2 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बिल्कुल एकदम पक्का पूछे जाते हैं, और अगर आपने इसको कर दिया तो 2 मार्क मिलने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन एकदम लैंग्वेज बेकार से लिखी हुई है, टेढ़ी लैंग्वेज है। मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपसे कह रहा है ना कि मुझे दिया हुआ है एसिटिक एसिड, उसके बाद मुझे दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और मुझे दिया हुआ है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। बात आई समझ में? आपसे कह रहे हैं जब मैं इनको वाटर के सेम अमाउंट में, मान लीजिए x ग्राम वाटर में, जब मैं इसको एक बार डिसॉल्व करता हूँ, फिर इसको डिसॉल्व करता हूँ, और उसके बाद में इसको डिसॉल्व करता हूँ, तो सॉल्यूशन में जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है वो इसी के दिए हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट तब गिरता है वाटर का जब मैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसॉल्व करता हूँ, उससे थोड़ा कम तब ड्रॉप होता है जब मैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को डिसॉल्व करता हूँ, और सबसे कम चेंज तब आता है फ्रीजिंग पॉइंट में जब मैं यहाँ से एसिटिक एसिड को
डिसॉल्व कर देता हूँ वाटर में सेम अमाउंट में, अमाउंट मैंने चेंज नहीं किया, ना ही टेम्परेचर चेंज किया है, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसको डाला तो ज़्यादा चेंज हुआ, क्यों इसमें थोड़ा कम और इसमें सबसे कम, एक्सप्लेन करना है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस हमेशा खोटे होते हैं, क्योंकि वही हमें अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल अब आप ये तो समझ ही गए क्या है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि हमें इसे करना कैसे है। यहाँ पे मैं ना तीनों का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रा पता करते हैं ना, हमको बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता क्यों है? वेपर प्रेशर में चेंज आने की वजह से। ठीक है, आपको मालूम है कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपका कम हुआ है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ है। बात आ गई ना समझ में? अच्छा, वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का डिक्रीज कब होता है? जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। ये भी बातें आप लोग जानते हैं, राउल्ट्स लॉ में हमने देखा था कि अगर किसी सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो जाके मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था सॉल्यूशन का। समझ में आ रही है ना बात? अब यहाँ पे देखिए, वाटर तो मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और जो मैं एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, ये सारे के सारे कैसे हैं? मेरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। समझ में आ रही है ना बात? अब लेकिन यहाँ पर देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के साथ साथ ये लोग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। बात आ रही ना समझ में? तो अब इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से यहाँ पर हमारे सामने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जब मैं जो है एसिटिक एसिड हो गया, कौन सा? एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस बात पे, एसिटिक एसिड या फिर इनके किसी डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव्स मतलब जैसे आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड दिया है, तो वो एसिटिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। बात आ गई ना समझ में? तो जब भी मैं एसिटिक एसिड या एसिडिक एसिड के किसी डेरिवेटिव को वाटर में ऐड करूंगा, तो वाटर को मान लीजिए आप A और एसिटिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को मानिए B, तो वाटर में क्या प्रेजेंट था? A इंटरेक्शन, इसके मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट था? B इंटरेक्शन। लेकिन जब मैंने दोनों को एक में मिला दिया तो अब इनके बीच में है A-B इंटरेक्शन। समझ में आई बात? अब यहाँ पे हमें देखना यह है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है। हम जानते हैं डिक्रीज हुआ है, क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पर कमी आई है, ये हमें दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटा है, चेंज हुआ है। इसका मतलब कि फ्रीजिंग वेपर प्रेशर घट गया, मतलब AB इंटरेक्शन जो है यहाँ पर, AB इंटरेक्शन वो ज़्यादा है किससे? AA या फिर BB इंटरेक्शन से। बिल्कुल समझ में आ गई ना बात आपको? आखिर जब AB इंटरेक्शन AA और BB इंटरेक्शन से ज़्यादा होगा तभी हमारे वेपर प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि A वाले मॉलिक्यूल और B वाले मॉलिक्यूल में प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को वेपर फेज में कन्वर्ट होने नहीं देंगे और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पर मुझे तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक चीज़ तो मुझे क्या दी है? सिंपल एसिडिक एसिड यानी CH3C डबल बॉन्ड OH। बात आई समझ में? दूसरी चीज़ मुझे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब देखिए, ये तो सिंपल एसिटिक एसिड है, यहाँ पर ऐसे 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक, ये एसिटिक एसिड है। दूसरा देखिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसा होगा? Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, 3 क्लोरीन हो गए, दैट्स वाई ट्राइक्लोरो, और एसिटेट ग्रुप तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ये होना ही होना चाहिए, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब अगर हम बात करें ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की, तो देखिए C, यहाँ पे 3 फ्लोरीन हो जाएंगे आपके, और फिर ये कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ से OH। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसमें डिपेंडेंसी इस बात पे गई कि जिसके लिए, इन तीनों में से जिसके लिए मेरा AB इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसी के वेपर प्रेशर में चेंज सबसे तगड़ा आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा उसका ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और सबसे कम उसी का, मतलब सबसे ज़्यादा चेंज फ्रीजिंग पॉइंट में भी उसी के लिए होगा। समझ में आ गई ना बात? तो अगर आप गौर से इन तीनों में देखिए, तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल ग्रुप तो सब में सेम है। CH3 क्या करता है ना मेरा यहाँ पे, हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा
खींच नहीं सकते अपनी तरफ, क्योंकि भले ये इसके रिस्पेक्ट में तो ये कैसा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इससे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कार्बन है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पाती है। तो ये आपके लिए कैसा हो गया, नॉन पोलर, ये हो गया आपके लिए कैसा, नॉन पोलर। अच्छा, वाटर का नेचर आप याद रखिएगा, वाटर का नेचर कैसा है, पोलर है, ठीक। तो अब नॉन पोलर और पोलर के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, नॉन पोलर और पोलर के बीच में आपको मालूम है लगते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, और डिस्पर्जन फोर्सेस हमेशा कैसे फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्लोरीन कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसी वजह से ये कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, और जब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा ना, तो यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, मतलब अब ये बन चुका है आपका पोलर नेचर का। बात आ रही समझ में? हे बच्चे तुम शरारत मत करो। और जब ये पोलर नेचर का बन चुका है तो पोलर और ये भी पोलर, तो पोलर के बीच में आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ वाला फोर्स कैसा है, वीक है। अब देखिए फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन तो क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पे जो पोलैरिटी डेवलप होगी, यहाँ पर जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगी, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा, पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। अब यहाँ पर ये देखिए पोलर और इस वाटर वाले पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखिए वाटर को हमने क्या बोला, ए, और यहाँ पर इसमें से किसी को भी हमने क्या बोला, बी। ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी, क्योंकि हम तीनों को बारी बारी से डिसॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखिए एक बार इस AB के बीच में इंटरेक्शन की अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के केस में, तो देखिए यहाँ पर AB इंटरेक्शन कैसा है, वीक है, तो वेपर प्रेशर में ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ले आएगा। A और B में प्रेम बहुत कम है, बोलेंगे जाओ वेपर में कन्वर्ट हो जाओ, तो वेपर प्रेशर में कुछ तो कमी आएगी, क्योंकि वीक फोर्स है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रोकेगा ही ना, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज ये नहीं ला पाएगा। मतलब अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के केस में, तो एसिटिक एसिड जो है इसके केस में फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाला चेंज सबसे कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है आपका सॉल्यूशन का वो सबसे कम यही डिक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं इससे ज़्यादा कौन चेंज ले आएगा, तो क्लोरीन या फ्लोरीन, अब दो बचे। इन केस ऑफ क्लोरीन आप ये देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है और फ्लोरीन में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब सबसे ज़्यादा पकड़ के कौन रखेगा, फ्लोरीन, और उससे थोड़ा कम कौन पकड़ के रखेगा, क्लोरीन। मतलब क्लोरीन के केस में चांसेस है कि कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन फ्लोरीन के केस में तो चांसेस बिल्कुल भी निगलेक्ट है, ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा जाने के लिए, लेकिन क्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं वेपर फेज में एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन वाले केस पे। फ्लोरीन तो बिल्कुल कम करेगा, मान लीजिए अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा है ना, कौन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन कुछ जो है आपके 2 या 3 मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा वेपर फेज में जाने के लिए। मतलब अगर अब वेपर प्रेशर में एसिटिक एसिड से ज़्यादा थोड़ा सा चेंज लाने की टेंडेंसी है, तो वो किस में, क्लोरीन में। तो क्लोरीन मतलब इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, तो ट्राइक्लोरो, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। बात आ गई ना समझ में? और इसके बाद सबसे ज़्यादा कौन होल्ड करके रख सकता है, यहाँ पर फ्लोरीन यानी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसके लिए वेपर प्रेशर में आने वाला जो चेंज होगा ना वो सबसे तगड़ा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा चेंज ले आएगा आपके फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा इसी की वजह से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात? यही एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम में। आपको लिखना कैसे होगा कि एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में से AB इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा चेंज
फ्रीजिंग पॉइंट में आता है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की वजह से। क्लोरीन का AB इंटरेक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा वीक है, इस वजह से इससे थोड़ा कम चेंज क्लोरीन लाता है। और इन केस ऑफ एसिटिक एसिड ये फोर्स बहुत ही वीक है, इसलिए सबसे कम चेंज किसके केस में होगा, एसिटिक एसिड के केस में। यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व, काम 25। बात आ गई ना समझ में? एकदम दमदार क्वेश्चन था ये, आपने खुद देखा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितना तगड़ा यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। अगला यानी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 किलोग्राम, सॉरी 10 ग्राम है, 10 किलोग्राम नहीं, 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CaCl COOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। आगे आपको इंफॉर्मेशन दी है, Ka की वैल्यू दी हुई है, Ka मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है, एसिड के लिए। बिकॉज आप खुद देख सकते हैं यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है, जो सॉल्यूट का फॉर्मूला आपको दिया है। मतलब ये आपका जो है कोई एसिड ही है, किसी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, एसिटिक एसिड का कोई डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसी वजह से आपको Ka की वैल्यू दी है, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kf की वैल्यू दी है यानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि आपसे ऊपर बोल ही रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है ना, फाइनली मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मैं 10 ग्राम जो भी मुझे दिया हुआ है सॉल्यूट, उसको ऐड करता हूँ 250 ग्राम वाटर में, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है। बात आ गई ना समझ में? Ka की वैल्यू मुझे दी है और Kf की वैल्यू दी है। यहाँ पर आपको लगेगा अरे ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो करने में हमारे कोई वाट ही नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी? क्योंकि मुझे मालूम है कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF, ये बराबर होता है Kf इंटू मोलैलिटी के, और यहाँ पे I आप अपनी तरफ से जोड़िए, क्योंकि हमें मालूम है ये मॉडिफाइड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको पता क्या होना चाहिए, I पता होना चाहिए, Kf आपको दिया ही हुआ है, मोलैलिटी जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हमें ये चीज़ें मालूम है या फिर नहीं है। I की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जरा हम देख लेते हैं हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्या क्वेश्चन में मुझे ऐसी कोई हिंट गिवन है यहाँ पर? तो क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम के बराबर, और फॉर्मूला दे दिया है, तो मुझे यहाँ से एक तरीके से मोलर मास भी मिल जाएगा। मोलर मास यहाँ पे इसका मैं निकाल लूँगा, कुछ भी आएगा, मान लीजिए X आया। अब मुझे वाटर का यहाँ पर वेट दिया हुआ है, जो कि एक और अच्छी बात है। तो वेट ऑफ वाटर 250 ग्राम दिया हुआ है, मतलब मैं मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल जाएंगे, यहाँ से वेट वाटर का दिया है तो मोलैलिटी निकल गई। तो प्रियोरिटी किसको देनी है भाई साहब? सबसे पहले I की वैल्यू किया। I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए क्वेश्चन में ना आपको Kf के अलावा एक और चीज़ गिवन है, Ka, और Ka यहाँ पर क्या है आपका? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर आपको क्लास 11th की कुछ बातें याद आ रही हो तो Ka की वैल्यू हम जानते थे होती थी C² अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर। ये अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, बिकॉज ये आपको 11th क्लास में समझा दिया जाता है, और आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होता है कि Ka की वैल्यू C² अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होती है। बात आ रही है ना समझ में आपको? अब यहाँ से देखिए आपको Ka दिया है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि आप जानते हैं आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है वो कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा तो हम चेक करते हैं एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। हमारा जो गिवन सॉल्यूट है हमको वो क्या है? जो भी सॉल्यूट हमें गिवन है उसका फॉर्मूला है CH3CH2, मतलब ऐसे कर लेते हैं C2H5, उसके बाद CH, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से फिर यहाँ एक Cl दिया हुआ है आपको, और उसके बाद OH। समझ में आई बात?
ये वाला जो भी सॉल्यूट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। यहाँ पर जो OH बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ भी इससे ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये फाइनली माइनस और प्लस दो आयंस में ब्रेक होगा। डिसोसिएशन के केस में आप आई कैसे कैलकुलेट करते थे? तो मुझे मालूम है डिसोसिएशन के केस में मुझे आई कैलकुलेट करना होता है, आई इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा वाले फॉर्मूले से। समझ में आ रही ना बात? तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? अल्फा कैलकुलेट करना सबसे पहले, क्योंकि n की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, यहाँ से 2 है, क्योंकि ये दो आयंस में ब्रेक हो रहा है एक मॉलिक्यूल, तो n की वैल्यू तो 2 है। अल्फा मिल गया तो i मिल जाएगा, i मिला तो फिर मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। अब अल्फा कहाँ से मिलेगा? अल्फा आपको इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा। समझ में आ रही ना बात आपको? क्योंकि अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे ना हम अल्फा, ये जो 1 - अल्फा है ना, इसमें से एक अल्फा निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि आयनाइजेशन जो यहाँ पे हो रहा है, या फिर एक काम करते हैं, चलिए एक्चुअल अल्फा तो मुझे मालूम है नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मालूम है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ से देखिए Ka कितना आपको दिया है, पहले अल्फा चाहिए तो हम अल्फा में इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka इंटू में 1 - अल्फा। बात आ गई आपको समझ में? अब देखिए यहाँ पर 1 - अल्फा ये जो टर्म है, आपको मालूम है जो भी सब्सटेंस दिया गया है ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कोई भी दम नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर जाके आयोनाइज ये नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होने वाला। अल्फा यहाँ पर क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद है ना एकदम तगड़े से, ठीक? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है, लेस वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 - अल्फा को ना मैं लगभग 1 - अल्फा को लगभग अल्फा यहाँ 1 यहाँ से लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वही वाला अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मेहमान ने 1000 रुपये दिया, एक मेहमान ने सिर्फ 1 रुपये, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 1001 रुपये मिले, मैं तो ये बोलूँगा ना 1000 ही मिला। तो 1 में से अल्फ़ा इतना छोटा है कि उसको हटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 - अल्फ़ा को लगभग 1 लिखा जा सकता है। मतलब आगे अब जो हमें काम करना है वो कैसे? C अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1 - अल्फ़ा क्या हो गया? 1 के बराबर, मतलब बचा सिर्फ Ka, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा Ka अपॉन में कितना? C के बराबर, और यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √Ka/C। समझ में आ रही ना बात आपको? C यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन है आपका, और कंसंट्रेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से। Ka की वैल्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दी ही गई है, जो भी यहाँ से आएगा आपका मोलैरिटी, उसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पर रखेंगे तो आपको देखिए यहाँ से निकलेगी तो मोलैरिटी, लेकिन हमें यहाँ रखना क्या? C यानी मोलैरिटी। तो हम जानते हैं ना कि भाई वाटर के केस में ना मास और डेंसिटी का ज़्यादा खेल अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 1 किलो पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा लिक्विड ले लीजिए तो उसका 1 kg उसके 1 लीटर के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, जो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये 250 ग्राम दिया है ना आपको, तो इसको आप 250 ml की तरह भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। समझे? तो अब देखिए यहाँ Ka की वैल्यू रखेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ मोलैरिटी कैलकुलेट करके जब पटक देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सबसे पहले, उसका वेट कितना है? 10 ग्राम, मोलर मास x ये निकाल लेंगे आप, ठीक है? इनटू में 250 ml यहाँ से रखूँगा, मुझे रखना होता है लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मोलैरिटी मिल जाएगी। समझ में आई बात? ये रखेंगे यहाँ तो आपको मिलेगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना मिला है आपको ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। अल्फ़ा की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिल जाएगी वो मिलने वाली है 0.0655 के बराबर। समझ में आ गई बात? और अल्फ़ा की ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, जब आप इसको यहाँ पर पटक के कैलकुलेशन करेंगे तो आई की वैल्यू आपको जो यहाँ से मिल जाएगी, आई मिलेगा 1.0655। देखिए कैसे, ये 1 है प्लस n-1, n कितना है? 2, तो 2 - 1 कितना होता है? 1, यानी ये फाइनली ये वैल्यू बची क्या? 1 + अल्फ़ा, तो 1 ये
प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.655, तो 1 प्लस 0.655 कितना 1.0655, ये मिल गई आपको आई की वैल्यू। अब देखिए आपको बस करना क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ एम। यहाँ पे आई की वैल्यू रखिए, के एफ की वैल्यू, मोलैलिटी यहाँ से जो भी मिलेगी देखिए आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी कैसे, ये 10 अपॉन में x, ये मोल हो गए, 250 जो है उसका दिया हुआ आपको मास, 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में चेंज करिए, फाइनल कैलकुलेशन यहाँ से कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ कितना मिलेगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 0.65 केल्विन के बराबर, 0.65 केल्विन, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गई ना बात आपको। केल्विन में क्यों मिलेगी कैसे पता चला, क्योंकि के एफ की जो यूनिट गिवन है वो भी मुझे किसमें, केल्विन में ही गिवन है। समझ में आ गई ना बात आपको। और अभी मैं एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे आपको ये यूनिट का डाउट थोड़ा सा इस वाले केस में और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 31 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 32 था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन पर मैं डन मार्क कर दे रहा हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये डन डन डना डन डन। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH, यहाँ पर आपको फ्लोरो एसिटिक एसिड दिया गया है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है, नॉट ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। पीछे 3 फ्लोरीन थे, यहाँ केवल 1 फ्लोरीन है। ठीक, कह रहे हैं जब इसको 500 ग्राम वाटर में इसका 19.5 ग्राम डिजॉल्व किया जाता है, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में 1 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप होता है, मतलब चेंज होता है फ्रीजिंग पॉइंट कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। आपसे आगे ये बोल रहा है ना कि फ्लोरो एसिटिक एसिड के लिए जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, आप इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करिए और साथ ही साथ में आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए, ये जो पीछे क्वेश्चन में आपको के ए की वैल्यू दी थी, इसको कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होगी। समझ में आ गई बात आपको। करना कैसे है अब चलिए ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा नोट करेंगे। तो आपको वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, कितना दिया है 19.5 ग्राम के बराबर। आपको और क्या दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे WW मतलब वेट ऑफ वाटर 500 ग्राम के बराबर। समझ में आ गई बात। आगे आपसे कह रहा है कि जब ये हम खेल खेलते हैं, मतलब इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ से चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF जो होता है वाटर के केस में, वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस का। ठीक, कैलकुलेट क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है और KA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात आ गई ना समझ में। अब देखिए करना क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा गिवन डेटा को देख के। डेल्टा TF दिया है तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि यूज़ क्या करना है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू में KF इंटू में M। बात आ गई ना समझ में। अब यहाँ से आई तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, तो आप क्या दिमाग लगाएंगे कि एक काम कर दें ना यार, आई इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन में KF इंटू में M। समझ में आ गई बात। M मतलब क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में वेट होगा तो वेट चला जाएगा ऊपर, हाँ या ना। समझ में आ गई ना बात। आप ये दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं और ये दिमाग लगाते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, इस वजह से क्योंकि भाई साहब आप यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करेंगे ना इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन से होंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जबकि जो है आपको यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मोल सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम ये नहीं है कि गिवन सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है। समझ में आ रही ना बात। तो सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, आई को मैं दूसरे तरीके से कैलकुलेट करूँगा। कैसे, मैं मोलर मास निकालूंगा, कौन सा वाला, ऑब्जर्व्ड वाला। कैसे निकालूंगा, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ से मैंने मोलर मास आपको निकालना सिखाया था, ये हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में मोलैलिटी।
अब मोलैलिटी हम लोग किस में ब्रेक करते थे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको फिर से ब्रेक कर लेते थे किसमें, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात आ रही ना समझ में, यानी बी या सॉल्यूट ही लिख लेते हैं, इनटू में क्या, वेट लेते थे सॉल्वेंट का और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते थे। यही हम लोग करते थे। यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला क्या बन के आता था, m ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का मोलर मास इज इक्वल्स टू kf इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा TF नीचे आ जाएगा और इंटू में वेट किसका, सॉल्वेंट का। समझ में आई बात। इस फॉर्मूले से आपको जो मोलर मास की वैल्यू मिलती है ना, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलती है। हमेशा इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमें कौन सी वैल्यू देता है, ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने डाल दिया है सॉल्यूट को, तब क्या मैं देख रहा हूँ ना, वो वाली वैल्यू, तब सॉल्यूशन के अंदर उसका मोलर मास क्या है, वो वैल्यू। फॉर्मूले से जो हमें मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से ऑब्जर्व वैल्यू हम निकाल लेंगे सबसे पहले। क्यों ऑब्जर्व वैल्यू पे मेरा दिमाग गया कि मुझे यही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है I इज इक्वल्स टू होता है m थ्योरेटिकल अपॉन में m ऑब्जर्वेशन। m थ्योरेटिकल मतलब एक्चुअल वाला मोलर मास अपॉन में m ऑब्जर्व्ड यानी जो ऑब्जर्व मोलर मास है सॉल्यूट का। तो ये अगर मुझे मालूम है, ये पता चल जाएगा तो I कैलकुलेट कर लूँगा। समझ में आ गई ना बात। तो इस फॉर्मूले से आपको निकाल लेना होगा ऑब्जर्व मोलर मास। कैसे करेंगे, m ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू, यहाँ पे kf की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। kf हमें कितना दिया हुआ है वाटर के लिए, kf की वैल्यू हमें गिवन है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड। kf की वैल्यू है क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दी हुई थी और देगा क्वेश्चन में, यहाँ मिसप्रिंट है तो हम लिख लेते हैं। kf की वैल्यू होती है वाटर के लिए कितनी, 1.86 केल्विन kg पर मोल के बराबर। ठीक है, ये दिया होगा बट यहाँ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ऑलवेज आपको kf की वैल्यू देगा। ठीक, जब कैलकुलेट करने के लिए कहेगा ना तो तब हम करेंगे, अदरवाइज और कुछ अगर कैलकुलेट करना है तो kf आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब चलिए यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, हाँ, m ऑब्जर्व, kf तो हमें मिल गया तो 1.86 ये रख दिया, इनटू में वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ रखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 19.5 ग्राम, इनटू में 1000 यहाँ पुटअप किया। डेल्टा TF की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा TF आपको दिया किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। kf आपको किसमें दिया है, केल्विन में। लेकिन इस क्वेश्चन को अब आपको अगर करना है तो डेल्टा TF की वैल्यू आपको किसमें रखनी होगी, केल्विन में रखनी होगी। तो आप बोलेंगे कि एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस इसमें 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने किया तो सही काम कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ये हो जाएगा गलत। इस यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना होगा, सुपर डुपर पॉइंट है एकदम ये, कि डेल्टा TF या डेल्टा TB की जो वैल्यू होती है ना, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल पर एक ही होती है, एक ही वैल्यू। अगर 1 डिग्री सेल्सियस है डेल्टा TF तो केल्विन में ये कितना होगा, 1 केल्विन ही होगा। यही ध्यान रखना था बस इस क्वेश्चन में यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल्टा TF हम कितना रखेंगे, 1 केल्विन ही रखेंगे। ठीक, अगर दिमाग लगा के हम यहाँ 23 और ऐड कर देते 273, गलत, वहीं से हमारा क्वेश्चन खल्लास हो जाता। तो ये गया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना दिए गिवन है, 500 ग्राम, और हमने किलो में कन्वर्ट कर ही लिया 1000 से। तो ये जब आप लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ देखिए m ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जर्व मोलर मास जो आपको मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 72.54 के बराबर, 72.54 ग्राम के बराबर। और m एक्चुअल यानी m थ्योरेटिकल भी इसे हम लोग कहते हैं, ये कितना होगा, ये आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा। जो भी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या गिवन है, CH2FCOOH। इससे आपको क्या मिलेगा, ये एक्चुअल वाला मोलर मास, तो ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये मिल जाएगा 78 ग्राम पर मोल के बराबर, ग्राम पर मोल, और ये भी किसमें होगा, ग्राम पर मोल में, बिकॉज मोलर मास है ना। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए I इज इक्वल्स टू m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्वेशन। तो थ्योरेटिकल कितना है, 78, ऑब्जर्व वाला कितना है, 72.5 के बराबर,
72.5 के बराबर। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू, और आई यहाँ से आपको कितना मिलेगा, आई मिल जाएगा आपको 1.0753 के बराबर, 1.0753 के बराबर। और आप देख रहे हैं कि ये आई की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएशन होगा इसका कि डिसोसिएशन, जल्दी बताइए। यहाँ पर इसका डिसोसिएशन होगा क्योंकि आई 1 से बड़ा है। ये किसी केस में होता है, डिसोसिएशन के केस में होता है, ऑलवेज याद रखिएगा। बात आ गई ना समझ में, मतलब ये वाटर के अंदर जाते हैं अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, CH2FCOO- और H+ में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका कंप्लीटली। बात आ गई ना आपको समझ में। अब अगला काम हमें यहाँ से क्या करना है, अगला काम मुझे यहाँ से ये करना है कि Ka कैलकुलेट करना है। तो अब हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे। रिवर्स प्रोसेस मतलब पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया था, Ka दिया था तो अल्फ़ा निकाल के I निकाला था। अब इस केस में मुझे क्या करना है कि मुझे Ka निकालना है और I पता है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, I से अल्फ़ा निकाल लूँगा और फिर अल्फ़ा की हेल्प से Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। बात आ गई ना समझ में। तो इसे ही रिवर्स प्रोसेस का यूज़ हम लोग करेंगे। मुझे मालूम है यहाँ I की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे भाई साहब का हो रहा है डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के केस में I इज इक्वल्स टू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा के बराबर। यहाँ पे I मुझे मालूम है कितना है, 1.0753 -1 कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा n-1। ये कितने आयंस में ब्रेक होगा, 2 आयंस में, ये माइनस और ये प्लस में। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 2, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो बचेगा खाली खाली यहाँ पर क्या, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.753, वो भी किसमें, पॉइंट में, 0.0753 के बराबर बचा यहाँ से अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। आपको मालूम है Ka इज इक्वल्स टू क्या होता है, C∝² अपॉन में 1 - अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पटक के आसानी से हम लोग एकदम कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लिख लेंगे। वैल्यू क्या आने वाली, यहाँ से वैल्यू आपको Ka के यहाँ से मिल जाएगी 3.07 इंटू 10⁻³ के बराबर। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन को आपने खुद देखा कितना करने का अप्रोच इसको टेढ़ा था। एक जगह बस आपको दिमाग लगाना है। मान लीजिए ये वाला तो आप कर लेते, अगर फॉर्मूला मालूम होता C∝² अपॉन 1 - अल्फ़ा, I से आप अल्फ़ा निकाल लेते, इतना दिमाग आप लगा लेते। लेकिन I निकालना यहाँ सबसे बड़ा कमाल था, क्योंकि आपको तुरंत दिमाग उसी फॉर्मूले पे जाता है, ΔTF = I × KFM से हम I निकाल लें और यहीं आप मात खा जाते। ऑब्जर्व मोलर मास का हमेशा ध्यान में रखना होगा जब भी वांट ऑफ फैक्टर को आप कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम नहीं होगा कि कैसा है। अगर दे देता हमें ऑब्जर्व वाला तब तो हम डायरेक्टली निकाल लेते। तो बी केयरफुल, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे पावर, वो यहाँ I के पास था। यही पूरे क्वेश्चन को हिलाने की ताकत रखता है यहाँ पे। समझ में आई ना बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। वेपर प्रेशर हमको दे रखा है वाटर का, और हमसे कह रहा है कि ये 17.535 mmHg के बराबर है 293 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, mmHg प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, मरकरी कॉलम से हमने मेजर किया है, इसी वजह से mmHg में यूनिट दी है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, उसी सेम टेम्परेचर पर जब हम उसके अंदर 25 ग्राम और ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, कितने में, 450 ग्राम वाटर में। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर से एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे सिंपल हो गया, अरे भाई साहब ये हो गया राउल्ट्स लॉ का केस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, आपको एक फिक्स टेम्परेचर पर P0 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 17.535 mmHg के बराबर। आपको कह रहा है ये वाटर का वेपर प्रेशर था, प्योर सॉल्वेंट था वाटर जब तक, और जब इसका वेट आपको कितना गिवन है, 450 ग्राम, ये इसका वेपर प्रेशर है P0 17.353 mmHg। कह रहा है कि जब मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब मैंने इसमें ऐड कर दिया कितना, 25 ग्राम,
तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन का, मतलब अब तो ये सॉल्यूशन बन गया, वो आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होगा। समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे? पी नॉट दिया है, पी एस कैलकुलेट करना है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केस है, तो मेरा दिमाग तुरंत किस पे जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट मेरा कौन है? ग्लूकोज। बात आ गई समझ में? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट आपको मालूम है। अगर आपको किसी तरह से ये एक्स जी जो है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू मिल गई तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा। ये कैसे मिलेगा भाई? वेट दिया हुआ है आपको किसका? ग्लूकोज का, तो जो भी गिवन वेट है उससे आप मोलर मास 180 होता है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ग्लूकोज के। वाटर का वेट आपको दिया हुआ है 450 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18 होता है, उससे आप वाटर के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। मोल जब यहाँ पटक देंगे उठा के यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल गया। पीएस आपको कैलकुलेट करना है, पी नॉट मालूम है। अब ये बस इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करिए, दो चीज़ें आपको मालूम हो गई, एक कैलकुलेट करना है, आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आ रही ना बात आपको? तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हिंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को करने के लिए, ट्रिक्स जो भी है वो बता दी, तो ये डन 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 होता है यहाँ से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg। ठीक, कह रहा है आपसे कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, मीथेन गैस डिजॉल्व है किसमें? बेंजीन में। तो मीथेन गैस का बेंजीन में बना हुआ एक सॉल्यूशन है जिसके लिए आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू दे रखी है। KH कितना दिया है हमको यहाँ से? 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg के बराबर। समझ में आ गई बात आपको? आपसे कह रहा है आगे कि सॉल्युबिलिटी आप कैलकुलेट करिए इसी टेम्परेचर पर मीथेन की, अगर सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर हो वो कितना हो? 760 mmHg हो, 760 mmHg। समझ में आ गई बात? ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एकदम सिंपल सा, एकदम हलवा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, करना कैसे है? अरे आपको बोल रहा है KH इतना है सॉल्यूशन के लिए, मीथेन को बेंजीन में हम जब डिसॉल्व करें मीथेन गैस को, मीथेन गैस कितना पार्शियल प्रेशर डाल रही सॉल्यूशन पे? 760 mmHg के बराबर, और सॉल्युबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। मुझे मालूम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू में सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी यही मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी होगी। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P/KH। समझ में आ रही बात? ये कितना दिया आपको? 760 mmHg। KH की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी दी है? 4.27 इंटू में 10 टू द पावर 5 mmHg के बराबर। तो यहाँ से आप फाइनली बस सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपको कितना मिल जाएगा? वो आपको मिलेगा 178 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5 के बराबर। बात आ गई समझ में? अब यूनिट इस वजह से हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हमें सिर्फ सॉल्युबिलिटी मालूम करनी थी, लेकिन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस किसके टर्म्स में की गई है ये हमें नहीं मालूम। ये मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, मोलैरिटी भी हो सकती है। ठीक, तो हमें मालूम नहीं, इस वजह से यूनिट्स हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका यहाँ से आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक और सॉल्व होता हुआ। ठीक, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं। बचे हुए जो हमारे न्यूमेरिकल्स है, टोटल 41 न्यूमेरिकल्स हैं आपकी पूरी एक्सरसाइज में, 35 तक हमने कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स हम अपने अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे और फिर आपका ये न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बस रिक्वेस्ट इतनी जो मैं हर वीडियो में आपसे करता हूँ कि जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं एक बार आप उन्हें खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट बचता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में। बाय।